कहानी की शुरुआत टोक्यो में सन 1950 में होती है और वहीं हमें जेम्स नाम का एक ब्रिटिश आदमी दिखाया जाता है जो एक मार्शल आर्ट ट्रेनिंग सेंटर में घुस जाता है। बिना परमिशन के अंदर आने की वजह से सारे ट्रेनर उस पर भड़क जाते हैं, लेकिन मास्टर उन्हें चुप कराता है ताकि वह जेम्स की बात सुन सके। जेम्स मास्टर को एक तस्वीर दिखाकर पूछता है कि ये आदमी कौन है और मास्टर बताता है कि ये उसके पिता हैं। जेम्स कहता है कि वो उन्हें युद्ध के समय से जानता है क्योंकि वो रॉयल एयरफोर्स में एक लीडर था और उसने उसके पिता के साथ लंबा समय बिताया था। मास्टर कहता है कि मेरे पिता भी हमेशा उस वेस्टर्न आदमी की बातें करते थे जिसने मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल कर ली थी, लेकिन आज तुमने बिना परमिशन के अंदर आने की वजह से सेंटर के रूल्स को तोड़ा है, इसलिए तुम्हें मेरे स्टूडेंट से लड़ना होगा। लेकिन जेम्स उन सब पर भारी पड़ जाता है और उन्हें हरा देता है। तब मास्टर उन्हें रुकने को कहता है और जेम्स से पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है। और अब कहानी हमें 8 साल पीछे ले जाती है, उस वक्त जब अमेरिका जापान के बीच फिलीपींस में युद्ध चल रहा था। वहीं घने जंगलों में हम जेम्स को देखते हैं जिसका जापानी सैनिकों का एक ग्रुप पीछा कर रहा होता है और वो एक पेड़ के तने के पीछे छिपा होता है। फिर वह अचानक 2 सैनिकों पर हमला करता है और उन्हें मारकर भाग जाता है, लेकिन बाकी के सैनिक उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करते हैं और आखिर में उसे घेर लेते हैं। तो जेम्स मजबूर होकर खुद को सरेंडर कर देता है। सैनिक उसे पकड़कर अपने गांव ले आते हैं और कैंप का कमांडर उसे बताता है कि वह अकेला सर्वाइवर है और गार्ड को आदेश देता है कि उसका सिर काट दिया जाए। गार्ड उसे ले जाते हैं, लेकिन जेम्स अचानक उन पर हमला कर देता है और उन्हें मारकर भाग जाता है, लेकिन दौड़ते समय वह उनके लगाए जाल में गिर जाता है और उसे फिर से पकड़ लिया जाता है। इस बार कमांडर सैनिकों को कहता है कि उसे दूर किसी जगह ले जाकर कैद कर लो, लेकिन मारना मत। और सैनिक उसे एक लकड़ी की झोंपड़ी में बंद कर देते हैं। रात में कुछ और कैदी अंदर लाए जाते हैं और उनमें से एक का नाम होता है राइट, और बातों से पता चलता है कि वो भी ब्रिटिश है और जापानी सैनिकों से जेम्स से पहले पकड़ चुके थे। और वो बताते हैं कि यहाँ एक ब्रिटिश कैप्टन भी है जिसका नाम कोलिंग्स है जो दूसरे बैरक में बंद है। सुबह जेम्स नींद से जागता है और बाहर जापानी फौज की ट्रेनिंग की आवाजें सुनता है और वो दरवाजे की दरार से उन्हें देख रहा होता है। उसी समय जेम्स को मैदान के बीच खड़ा किया जाता है और कमांडर उसे मारने का आदेश देने के लिए बाहर आता है, लेकिन उससे पहले वह सैनिकों को कहता है कि जेम्स को जिंदा रखो ताकि वो एक फाइट देख सके जो 3 ब्रिटिश कैदियों और एक बेहद ताकतवर जापानी फाइटर के बीच होने वाली है। जापानी फाइटर उन तीनों को आसानी से मार देता है और फिर कमांडर उसे जेम्स को मारने का आदेश देता है। जेम्स मैदान में उतरता है और फाइटर के करीब जाकर उसे अचानक गिरा देता है और वहां मौजूद सब लोग हैरान रह जाते हैं। कमांडर गुस्से में कैंप के अंदर लौटता है और कहता है कि इस आदमी को जल्दी खत्म करना होगा क्योंकि ये हमारे लिए खतरा है, लेकिन कर्नल कहता है कि ये आदमी बाकियों से अलग है। इसी बीच जेम्स की मुलाकात कैप्टन कोलिंग्स से होती है। कोलिंग्स उसे कहता है कि जो उसने किया वो अद्भुत था और वह खुश है कि जेम्स उनके साथ है। जैसे ही उन्हें झोंपड़ी के अंदर लाया जाता है तो अंदर मौजूद सारे लोग ब्रिटिश सैनिक होते हैं और जब सब आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी जापानी गार्ड आते हैं और जेम्स को कर्नल के पास ले जाते हैं। कर्नल उसे देखकर कहता है कि तुम एक बेहतरीन फाइटर हो और पूछता है तुम्हें हमारा फाइटिंग स्टाइल किसने सिखाया। जेम्स बताता है कि उसने कई जगहों पर ट्रेनिंग ली है क्योंकि उसके पिता युद्ध के हीरो थे। कर्नल अपनी तलवार उठाकर जेम्स के चेहरे पर एक कट लगा देता है और कहता है कि आज रात सो जाओ, कल सुबह तुम्हें मार दिया जाएगा। और वो सैनिकों को कहता है कि इसे वापस ले जाओ। अगली सुबह जेम्स झोंपड़ी से बाहर निकलता है और कैंप के बीच वाले मैदान में पहुंचता है जहां 3 जापानी फाइटर तैयार खड़े होते हैं और फाइट शुरू होते ही जेम्स अकेले ही तीनों को हरा देता है और सब लोग उसकी ताकत को देखकर हैरान रह जाते हैं। कर्नल गुस्से में कैंप के अंदर जाता है और कहता है कि अब सब कुछ खत्म कर देना चाहिए और जेम्स वापस झोंपड़ी में लौट आता है जहां कोलिंग्स और बाकी लोग कैंप से भागने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। जेम्स कहता है कि हमें रेडियो चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि हमारी फोर्स अभी भी किनारे पर है जहां वापस चली गई है, लेकिन कोलिंग्स कहता है कि भले ही वो वहीं हो लेकिन वो हमें बचाने नहीं आएंगे क्योंकि वो हमें युद्ध का शिकार मानते हैं। जेम्स बताता है कि उसने टावर में एक रेडियो देखा था और उसे हर हाल में हासिल करना होगा। और अगले दिन हम देखते हैं कि ब्रिटिश कैदी जापानियों के लिए जबरदस्ती काम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें युद्ध की लूट माना जाता है। काम करते समय जेम्स बाकी कैदियों के साथ एक चाल चलता है और वे आपस में झगड़ा करने का नाटक करते हैं और जैसे ही गार्ड सबको रोकने दौड़ते हैं जेम्स मौका पाते ही टावर पर चढ़ जाता है और रेडियो चुरा कर नीचे उतर आता है बिना किसी को पता चले। लेकिन जब वो बैरल के पीछे छुपा होता है तो कैंप में काम करने वाली एक नर्स उसे देख लेती है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती और तभी एक जापानी सैनिक आकर उसे थप्पड़ मारता है जिससे वो जमीन पर गिर जाती है। वो जेम्स से कहती है कि तुम्हें हमारी मदद करनी होगी
जेम्स कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा और हमें पता चलता है कि नर्स भी ब्रिटिश है। रात को झोपड़ी में एक आदमी जेम्स से कहता है कि अगर उसने सिग्नल भेजा तो वह पकड़ लिया जाएगा। जेम्स कहता है कि उसे इसका पता है क्योंकि सारे सिग्नल मॉनिटर किए जाते हैं और वह उससे पूछता है कि उसके पास लिखने के लिए पेपर है और वो आदमी हाँ कहता है। तो जेम्स उसे जापानी भाषा में एक चिट्ठी लिखने के लिए कहता है। सुबह कर्नल मैदान के बीच खड़ा होता है और उसे पता चल चुका होता है कि रेडियो चोरी हो चुका है और वो कहता है कि तुम लोगों में से ही किसी ने उसे चुराया है। वह जेम्स की तरफ इशारा करता है, फिर कैप्टन कॉलिंग्स की तरफ, लेकिन कॉलिंग्स कहता है कि वह गलत आदमी पर शक कर रहा है। तभी कर्नल एक ब्रिटिश कैदी की तरफ इशारा करता है जो डर के मारे कांप रहा होता है और सैनिक उसे खींचकर मैदान में ले आते हैं और वो कहता है कि रेडियो लोपिज ने चुराया है। तो सैनिक लोपिज को भी वहां ले आते हैं और दोनों की गर्दन पर तलवार रख दी जाती है और कर्नल के इशारे पर दोनों का सर काट दिया जाता है। रात को जेम्स झोपड़ी में अपने साथी जोशी से कैंप से बाहर निकलने का रास्ता बताने को कहता है, लेकिन जोशी जापानी सैनिकों के डर के मारे मना कर देता है। तो जेम्स उसे मजबूर करता है कि वह उन दो लोगों की कहानी बताए जो कभी कैंप से भागने में कामयाब हुए थे। जोशी जेम्स को बताता है कि वे दोनों बिना किसी के पकड़े जंगल वाले हिस्से से भाग गए थे क्योंकि वहां एक तरह की ब्लाइंड स्पॉट थी और कुछ जगह पर तारे भी टूटी हुई थी और जेम्स उसी रास्ते को समझने लगता है और जोशी उसे रास्ता बताता रहता है। जेम्स झोंपड़ी से बाहर निकलता है और पहले टावर को पार करता हुआ दूसरे टावर तक पहुंचता है और फिर वह कांटेदार तारों को पार कर लेता है और आखिरकार वह कैंप से निकलकर जंगल के अंदर भाग जाता है और एक जगह रुककर रेडियो चालू करता है और प्रसारण सुन लेता है और फिर तुरंत वापस लौटकर झोंपड़ी में चला जाता है। अगले सुबह काम करते हुए जेम्स कॉलिंग्स को बताता है कि उसने मछली पकड़ने वाली नाव देखी है और एक फिलीपींस तोप से धुआं उठता भी देखा है, लेकिन असली बात यह है कि अमेरिकन सैनिक पास ही हैं क्योंकि उसने रेडियो पर नवाजो लैंग्वेज सुनी थी, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि वे क्या कह रहे हैं। कॉलिंग उससे पूछता है कि उसने और क्या देखा, तो जेम्स बताता है कि उसने एक ग्लाइडर भी देखा था और वह उसका इस्तेमाल भागने के लिए कर सकते हैं, लेकिन कॉलिंग्स कहता है कि वह बेकार है क्योंकि उसमें इंजन नहीं है और जापानी सैनिक उसे पहले ही सुसाइड मिशन में इस्तेमाल कर चुके हैं और उसमें कोई बचा नहीं था। जेम्स उसे रास्ता समझाता रहता है कि कैसे वो भाग सकते हैं और तभी अचानक सैनिक आकर जेम्स को कर्नल के पास ले जाते हैं। कर्नल उसे कुर्सी पर बैठाकर पूछता है कि उसे नवाजो लैंग्वेज के बारे में क्या पता है और जेम्स कहता है कि उसे बस इतना ही पता है कि अमेरिकन उसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वह खुद उसे नहीं समझता। कमांडर गुस्से में कहता है कि तुम जापानी समझ सकते हो तो नवाजो क्यों नहीं, और जेम्स जवाब देता है कि नवाजो लैंग्वेज सिर्फ नवाजो लोग ही समझ सकते हैं और वो और उसके साथी क्यों जापान की मदद करेंगे। कमांडर कहता है कि तुम में से कोई भी अपनी फैमिली को दोबारा नहीं देख पाएगा क्योंकि इस खाई के रास्ते पर भूख और प्यास से तुम्हारी मौत हो जाएगी या जंगल के जाल तुम्हें मार देंगे, और जेम्स को वापस भेज दिया जाता है। कमांडर गुस्से में टेबल तोड़ देता है, लेकिन कर्नल उसे रोकता है और कहता है कि वे जेम्स को नहीं मार सकते क्योंकि वह ब्रिटिश आर्मी का एक अहम अधिकारी है। फिर हम देखते हैं कि जेम्स को कैंप के बीच में बांध दिया गया है और 3 फाइटर उसे लकड़ियों से इतनी जोर से मारते हैं कि उसका पूरा शरीर लहूलुहान हो जाता है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। जैसे ही रस्सी खोली जाती है एक फाइटर उसे मारता ही रहता है, लेकिन जेम्स आखिरी ताकत जुटाकर खड़ा होता है और उन तीनों को हरा देता है। कमांडर गुस्से में उसके सिर पर हमला कर देता है और कर्नल अचानक पागलों की तरह गुस्सा होकर 3 से ज्यादा ब्रिटिश कैदियों को मार डालता है। दूसरे सीन में जेम्स बेहोशी से जागता है और नर्स उसकी चोटों पर पट्टी बांध रही होती है। वो जेम्स को कहती है कि तुम 2 दिन से होश में नहीं थे और वह अपना नाम टेरेजा बताती है और जेम्स पूछता है कि क्या वह कैदी है, तो वो कहती है हाँ, लेकिन जेम्स जैसी नहीं क्योंकि जेम्स बहुत ताकतवर है और उनका सामना कर सकता है, लेकिन दिक्कत ये है कि वह उतना चालाक नहीं है। जेम्स उससे पानी मांगता है और पूछता है कि वह कब से यहाँ पर है, तो वो बताती है कि 3 महीने पहले उसके परिवार से छीनकर लाया गया था और यहाँ काम करने पर मजबूर किया गया, और वो कहती है कि यह जगह जंगलों से घिरी हुई है इसलिए यहाँ से भागना लगभग नामुमकिन है। रात में कर्नल जेम्स के पास आता है और कहता है कि अभी एक आखिरी चुनौती बाकी है, और जेम्स पूछता है कि अगर उसे मारना ही था तो उसकी जान क्यों बचाई, और तभी अचानक एक गोली की तेज आवाज सुनाई देती है और जेम्स कहता है कि ब्रिटिश फौज आ गई है। कर्नल कहता है कि तुम में से कोई भी नहीं बचेगा और वहां से चला जाता है। जेम्स वापस झोंपड़ी में आता है जहां उसके दोस्त उसकी हालत के बारे में पूछते हैं और यह सोचते हैं कि कर्नल ने आखिरकार उसे क्यों नहीं मारा, और आखिर में जेम्स और कैप्टन कॉलिंग्स कैंप से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक जापानी सैनिक उन्हें देख लेता है और जेम्स उसे मार गिराता है। जैसे ही एक जापानी सैनिक आवाज सुनकर देखने आता है, जेम्स उसे पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुम भागने में हमारी मदद करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सैनिक मान जाता है और उन्हें जाने देता है, लेकिन बाद में वो बाकी सैनिकों को बता देता है जिससे
पूरे कैंप में हड़कंप मच जाता है। जेम्स और कोलिंग्स तुरंत वापस लौट आते हैं। अगले सुबह हम देखते हैं कि सैनिक कोलिंग्स को बेरहमी से पीट रहे होते हैं और कर्नल जेम्स से कहता है कि कल रात कोलिंग्स ने भागने की कोशिश की और एक जापानी सैनिक को मारा और वह जानता है कि कोलिंग्स अकेला नहीं था और उसके साथ कोई और भी था। और जेम्स कहता है कि वह उसके साथ था। कर्नल उसकी हिम्मत देखकर कहता है कि उसे यह पसंद है और वह गार्ड को बुलाकर एक ब्रिटिश कैदी लाने को कहता है और जेम्स से कहता है कि उसे मार दो, लेकिन जेम्स मना कर देता है और कहता है कि वह एक बेगुनाह और लाचार आदमी को नहीं मारेगा। तो सैनिक उस आदमी को मार देता है। फिर 3 फाइटर कोलिंग्स पर हमला करते हैं, लेकिन कोलिंग्स पूरी ताकत से उन्हें रोकता है और उन्हें मौका ही नहीं देता कि वे उसे हरा सकें। और ये देखकर कर्नल गुस्से में वहां से चला जाता है। रात को कर्नल जेम्स से कहता है कि जिसने भी कैंप के नियम तोड़े हैं उसका एक ही अंजाम है और वो है मौत। और जेम्स कहता है कि उसे पता है उसके बाद क्या होगा, क्योंकि ये युद्ध है और हम सब कैदी। लेकिन कर्नल कहता है कि ये उसका कैंप है और यहाँ उसके नियम चलेंगे और वो जेम्स को चुनौती देता है कि वह मुकाबला करे और देखे कि कौन गिरता है। कर्नल उठता है और सैनिक जेम्स को पकड़ लेते हैं। कर्नल उसे मारना शुरू करता है और जेम्स गुस्से में उसे कायर कहता है। रात में जेम्स और गैब्रियल, जो कोलिंग्स का दोस्त है, कैंप से बाहर जाकर सिग्नल भेजने का प्लान बनाते हैं और दोनों निकल जाते हैं। और गैब्रियल रेडियो पर नवाजो लैंग्वेज बोलता है और एक अमेरिकी सैनिक उसे जवाब देता है और गैब्रियल उसे लोकेशन बताता है और कहता है कि वह एक तेज रोशनी वाला सिग्नल भेजेंगे। दोनों वापस कैंप में आते हैं, लेकिन झोपड़ी खाली मिलती है और वो तुरंत रेडियो छुपा देते हैं और उसी समय जापानी सैनिक अंदर घुसकर सबको पकड़ लेते हैं। अगली सुबह टेरेजा आती है और सबकी रस्सियां खोल देती है और कहती है कि एक और लड़ाई शुरू हो चुकी है और कर्नल पागल हो चुका है। उसने ज्यादातर सैनिकों को मार दिया है और अब वो सब झोंपड़ी से निकलकर भाग जाते हैं। कैंप में हमला शुरू हो जाता है क्योंकि अमेरिकी विमानों ने उनके सिग्नल का जवाब देकर हमला शुरू कर दिया है। कर्नल ने कई ब्रिटिश कैदियों को मार दिया था। अब जेम्स और गैब्रियल और 2 नर्सें तुरंत भागते हैं। अब टेरेजा और एक और नर्स बीमार होने का नाटक करती हैं और टावर पर बैठे सैनिकों नीचे उतरने पर मजबूर करती हैं। जैसे ही वो पास आता है, टेरेजा उसे छुरा मार देती है। जेम्स और गैब्रियल टावर पर चढ़ते हैं और गैब्रियल सिग्नल भेजने की कोशिश करता है, जबकि जेम्स जापानी सैनिकों पर गोली चलाता है और फिर वह नीचे उतरकर लड़ने लगते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि सैनिक कोलिंग्स को मार देते हैं। जेम्स कर्नल के टेंट में घुसता है और कहता है कि अब उसके पास भागने की कोई जगह नहीं है और कर्नल उसे तलवार फेंक कर कहता है कि वह सम्मान के साथ आमने सामने लड़ेंगे और दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। जेम्स कर्नल को काफी जख्मी कर देता है और तभी गैब्रियल उसे खींचकर बाहर ले जाता है ताकि वो भाग सके। लेकिन कर्नल पीछे आता है और अपने सैनिक को रोक देता है कि वह जेम्स पर गोली ना चलाए। और जेम्स और उसके साथी जंगल के बीच पहुंचकर अमेरिकी विमान को सिग्नल भेजते हैं और विमान उनकी लोकेशन देख लेता है। वो सब छोड़े हुए ग्लाइडर में बैठ जाते हैं और अमेरिकी विमान उनसे कहता है कि वह उन्हें खींचकर ले जाएंगे। अचानक जापानी सैनिक हमला कर देते हैं, लेकिन अमेरिकी ड्रोन उन्हें खत्म कर देते हैं और ग्लाइडर को खींचकर सुरक्षित जगह ले जाते हैं और सभी बच जाते हैं। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ जेम्स कर्नल के बेटे से पूछता है कि वह कहाँ है और वो बताता है कि उसके पिता पिछले साल गुजर गए हैं। और जेम्स गुस्से में उसे मारता है, लेकिन फिर हाथ बढ़ाकर उसे उठाता है और कर्नल का बेटा एक बॉक्स देता है जिसमें एक लॉकेट होता है और कहता है कि उसके पिता ने कहा था कि एक दिन एक सफेद ब्रिटिश आदमी आएगा और ये लॉकेट मांगेगा। जेम्स लॉकेट लेकर वहां से चला जाता है और यही फिल्म खत्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।